Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस के यूनिट 1 के पार्ट 2 को कवर करेंगे और इसमें हम थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी की क्या क्या थियरीज हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें कि साइकोडायनामिक थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी हैं, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थियरीज हैं, ह्यूमनिस्टिक थियरीज हैं, तो इन सबको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए। तो जो सबसे पहली थियरी है वो साइकोडायनेमिक थियरीज ऑफ पर्सनालिटी, जो साइकोडायनेमिक थियरीज हैं पर्सनालिटी की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो साइकोडायनेमिक थियरी थी वो फ्रॉइड वाज द पीनियर इन साइकोडायनेमिक थियरीज ऑफ पर्सनालिटी विच इंक्लूड्स थियरीज मेनली बाय फ्रॉइड, एरिक्सन एंड एडलर। तो जो ये साइकोडायनेमिक थियरीज थी ना, ये फ्रॉइड ने दी थी, एरिक्सन ने और एडलर, इन तीनों ने मिलकर के दी थी साइकोडायनेमिक थियरीज। और इसमें जो ये फ्रॉइड थे, इनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी, फ्रॉइड्स ओरिजिनल थ्योरी वाज कॉल्ड साइको एनालिसिस। इनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी उससे साइको एनालिसिस कहा जाता है, जो कि बहुत फेमस है। दीज साइकोडायनेमिक थ्योरीज इंक्लूड साइको एनालिसिस। जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है इसमें साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो भी इंक्लूड है। जो साइकोडायनेमिक थ्योरीज हैं ये फ्रॉइड ने, एरिक्सन ने और एडलर ने मिलकर के दी थी। जो फ्रॉइड की थ्योरी थी, जो ओरिजिनल थ्योरी थी फ्रॉइड की, उसे साइको एनालिसिस कहा जाता है और वो इसमें इंक्लूड थी। साइकोडायनेमिक थ्योरीज में साइको एनालिसिस इंक्लूड थी। और साइको एनालिसिस किस पे एम्फसाइज करती है, किस पे जोर देती है? साइको एनालिसिस एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस मोटिव्स, डिज़ायर्स एंड फोर्सेज इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो साइको एनालिसिस है ना, ये क्या बताती है कि जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, अनकॉन्शियस मतलब जो कि कॉन्शियस का मतलब होता है जिस सिचुएशन में हम अवेयर होते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसके बारे में हमें सब पता होता है, लेकिन अनकॉन्शियस है जहाँ पर हम अवेयर नहीं है। तो जो हमारी अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं ना, जो डिज़ायर्स होते हैं, फोर्सेज होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं, शेप देती हैं। ये है साइको एनालिसिस थियरी में, जो कि फ्रॉइड ने दी थी। इट इज़ कॉल्ड डायनामिक as there is constant conflict between the unconscious and conscious psychological forces। और ये काफ़ी डायनामिक भी है, जो साइको एनालिसिस है ये काफ़ी डायनामिक है, क्योंकि जो हमारी कॉन्शियसनेस है और जो अनकॉन्शियसनेस है, इसके बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इन दोनों साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बीच में। और ये कैसे होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्रॉइड एम्फसाइज दैट आर, यहाँ पे अनकॉन्शियस आएगा। अनकॉन्शियस नीड्स मोटिव एंड फोर्सेज डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये हमने पढ़ लिया था कि जो फ्रॉइड है उन्होंने कहा था कि जो हमारी अनकॉन्शियस नीड्स होती हैं, मोटिव्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो सब हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती हैं। और ये मोस्टली क्या होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और हमारी इमोशंस होती है, क्या होते हैं, ये सब अनकॉन्शियस होते हैं, मोस्टली अनकॉन्शियस होते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी पर्सन की क्या पर्सनैलिटी होगी। फ्रॉइड रिप्रेजेंट द अनकॉन्शियसनेस एज द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग अंडर द वाटर एंड स्मॉल पोर्शन अबव वाटर एज कॉन्शियसनेस। तो जो फ्रॉइड थे उन्होंने इस चीज़ को, जो अपनी बात को, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था कि उन्होंने एक आइसबर्ग जो है उसको दिखाया था, जो कि आधा पानी के अंदर था, आधा पानी के बाहर था। तो जो पानी के अंदर वाला पोर्शन था उससे उन्होंने अनकॉन्शियसनेस दर्शाया है, और जो पानी के बाहर वाला पोर्शन था आइसबर्ग का, वो उन्होंने कहा है कि वो है कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे इसकी। तो यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि जो बाहर का पोर्शन है ये एक आइसबर्ग है पूरा, इसके जो पानी के बाहर का पोर्शन है ये है कॉन्शियसनेस, और जो पानी के अंदर का पोर्शन है वो क्या है, अनकॉन्शियसनेस। तो जो हमारी अनकॉन्शियस जितनी भी मोटिव्स, डिज़ायर्स होती है ना, वो सब हमारे जो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को दर्शाती है, उसको डिटरमाइन करती है। तो ये जो पानी के अंदर वाला पोर्शन आइसबर्ग का ये अनकॉन्शियसनेस है पूरा, और पानी के बाहर जो आइसबर्ग है ये है कॉन्शियसनेस। अब ये ईगो, सुपर ईगो, इड क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे। When one is governed by these unconscious forces about which one is not aware, it leads to the conflict between three structures such as ego, id and super ego। तो जब कोई भी पर्सन है वो इस अनकॉन्शियस जो फोर्सेज हैं इनसे जब वो चलाए जाते हैं, इनसे जब वो गवर्न, ये अनकॉन्शियस फोर्सेज जो हैं जब उसे गवर्न करते हैं, अबाउट विच वन इज़ नॉट अवेयर, क्योंकि अनकॉन्शियस है उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, उन सारी जो जितने भी मोटिव्स है, डिज़ायर्स हमारे अंदर, उनसे हम अवेयर नहीं है इतने। और जब वो हमें जो है गवर्न करती हैं तो हमारे अंदर जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, तीन चीज़ों में कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, और वो क्या है, ईगो, इड और सुपर ईगो। तो ये ईगो, इड, सुपर ईगो क्या है, हम पढ़ते हैं आगे। Thus Freud proposed three structures of unconsciousness, and the interaction between these three determines the personality of the individual। तो फ्रॉइड ने क्या करा था, फ्रॉइड ने तीन स्ट्रक्चर दिए थे अनकॉन्शियसनेस के। तो अनकॉन्शियसनेस को तीन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करा था, तीन स्ट्रक्चर्स थे अनकॉन्शियसनेस के, और वो तीन स्ट्रक्चर्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो डिटरमाइन करते कि किसी पर्सन की क्या पर्सनैलिटी होगी। तो पहले क्या है, द इड। इड क्या है, इड रेफर्स to the unconscious desires of the individual that he or she wants to fulfill instantly, disagreeing the situational factors
एंड सोसाइटल नॉर्म्स। तो इड क्या है कि किसी भी पर्सन की कोई एक डिज़ायर है, वो उससे उसी टाइम इंस्टेंटली उसे फुलफिल करनी है। उसको कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या फिर ये काम सही है या गलत है, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उससे बस जो उसकी डिज़ायर है वो उसे फुलफिल करनी है। जैसे कि एक मंकी है, ठीक है, उसने किसी के हाथ में कुछ भी सामान देखा, कोई भी खाने की चीज़ देखी, तो वो जाएगा उससे छीन लेगा। उसको कोई मतलब नहीं कि उस इंसान को कितना बुरा लगेगा कि उससे वो चीज़ छीन ली है या कुछ भी, उसको बस वो चीज़ चाहिए। तो वो क्या है, वो कंप्लीटली इड से चलते हैं। जो एनिमल्स है वो मोस्टली अपने जो उनकी नेचुरल, जो उनकी बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस है वो कंप्लीटली उससे चलते हैं। उन्हें भूख लगी है, वो खाना छीनेंगे और खा जाएंगे। उन्हें खाना दिखेगा वो खा जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे खाना पड़ा है किसका है, हमें नहीं लेना चाहिए। उनको वो सोसाइटल नॉर्म्स से नहीं चलते, वो सिर्फ अपनी इड से चलते हैं। जो उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बस उससे चलते हैं। उनको नींद आएगी वो सोएंगे, उनको भूख लगेगी वो खाना खाएंगे, उनको अगर गुस्सा आएगा तो वो लड़ेंगे। मतलब वो पूरे अपनी इड पे कंट्रोल है उनको, पूरी इड उन्हें चलाती है। तो ये थी इड। अब नेक्स्ट है सुपर ईगो। तो ये सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो रेफर्स टू दी नॉर्मल साइड, टू दी मोरल साइड। सुपर ईगो रेफर्स टू दी मोरल साइड। अब सुपर ईगो क्या है? एक मोरल साइड है। जैसे कि हमने इड में देखा, जो इड है वो किसी भी नॉर्म्स को नहीं मानती, मोरल्स को नहीं मानती। उसको भूख लगी, वो उसको खाना छीन के खाना है अगर किसी और के पास उसे दिख गया तो। जबकि सुपर ईगो क्या है? वो मोरल साइड है कि नहीं, अगर हमारे सामने खाना रखा हुआ है बट हमें नहीं पता कि वो किसका है, तो हम बिना पूछे उसे नहीं उठाएंगे, चाहे हम कितने ही भूखे हैं। तो ये है मोरल साइड हमारी। इट इज़ अ कीपर ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। ये सोसाइटल नॉर्म्स का कीपर है। एंड अवॉइड प्रिवेंट द अनडिज़ायरेबल विशेज़ ऑफ द इड। और जो हमारी इड की जो भी अनडिज़ायरेबल विशेज़ होती है ना, उन सबको रोकता है कि हमारे अंदर जो भी हमारा मन करे बस हम वही ना करते रहें, थोड़ा सा सोसाइटी को भी देख कर चलें। तो ये होती है सुपर ईगो। पेरेंटल कंडीशंस आल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो। और जो पेरेंटल कंडीशंस होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हमें किस तरीके की जो कंडीशनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी काफ़ी डिपेंड करती है इस सुपर ईगो को इन्फ्लुएंस होने में, क्योंकि हम कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं सुपर ईगो से। अब आगे क्या है? अब ना लास्ट है इसमें ईगो, कि ईगो क्या होती है? इट ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। इट एम्प्लॉयज द रेशनल थिंकिंग। It use the defense mechanism, which is a mental mechanism to prevent the person from breaking down due to this conflict. अब ईगो क्या है? अब देखो, हमने इड पढ़ लिया कि इड क्या है, कि हम पूरी तरीके से अपनी बायोलॉजी से चल रहे हैं, कि जो हमें भूख लग रही है तो हम सामने खाना देखा हम उसे खाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं हो कि किसका है, किसी और को भूख लगी हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। तो वो थी इड। सुपर ईगो क्या थी? वो हमारी मोरल साइड थी कि नहीं, अगर खाना रखा है हमें नहीं पता किसी का, हम नहीं पूछेंगे कि हम नहीं खाएंगे उसको, ठीक है। तो वो थी सुपर ईगो। ईगो क्या है? इट ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो। ये इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। इट एम्प्लॉयज़ रेशनल थिंकिंग। ये रेशनल थिंकिंग का यूज़ करता है। ये सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ताकि जो हमारी इड है वो भी फुलफिल हो जाए और जो हमारी सुपर ईगो वो भी हर्ट ना हो। इट यूज़ द डिफेंस मैकेनिज्म विच इज़ अ मेंटल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्ट। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर, कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ चाहिए बट उसके लिए हमें कुछ गलत काम करना पड़ेगा। बट वहाँ पर हमारी मोरल साइड आगे आ जाती है कि नहीं, हमें ये काम गलत है, झूठ बोलना गलत है, तो हम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन बिना झूठ बोले हमारा वो काम होगा भी नहीं। तो हम वहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं कि अब हम करें क्या। तो उस टाइम पर जो ये ईगो होती है, ये क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि हमें किसकी बात माननी चाहिए, हमें इड के पास जाना चाहिए कि हमें सुपर ईगो के पास जाना चाहिए। जैसे कि हमने कार्टून वगैरह में देखा होगा कि कोई कार्टून है, उसके लेफ्ट शोल्डर पे जो है एक ब्लैक पर्सन बैठा हुआ है या फिर एक ब्लैक स्पिरिट है, और वो उसे कह रही है कि अरे कर ले, ये बुरा काम है, कुछ नहीं होता, तू अपने मतलब को देख। तो वो क्या है? वो उसकी इड है। और दूसरे साइड उसके एक वाइट कलर का छोटा सा छोटी सी एक एंजल बैठी होती है, वो उसको बता रही होती है अरे नहीं, ये काम गलत है, तुम ये मत करो। तो वो क्या है? वो उसकी इड और सुपर ईगो को दर्शा रहे हैं। और वहाँ पे फिर वो जो ईगो यानी कि वो पर्सन है वो डिसाइड करता है कि अब उसे करना क्या है, उसे इड की बात माननी है कि उसे सुपर ईगो की बात माननी है, या फिर उसे कुछ तीसरा रास्ता निकालना है। तो वो कौन करता है? वो उस काम को वो करता है ईगो। तो ये थी इड, ईगो और सुपर ईगो, जो कि डिसाइड करती है किसी भी एक पर्सन की पर्सनैलिटी को। आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। और इसमें कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारी ईगो यूज़ करती है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? मेंटल मैकेनिज्म्स, जो कि जब हम कोई ऐसा काम कर देते हैं, जैसे कि आपने चीटिंग करी स्कूल में, आपको एक आंसर था, आपको वही आंसर नहीं आता। अब आपने कभी लाइफ में चीटिंग नहीं करी, बट आप उस दिन उस टाइम पर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता था, आप थोड़ा सा भूल गए, तो आपके आगे कोई पर्सन बैठा है, उसने आंसर लिख रखा है, तो आपने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, तो उस टाइम पर आपने करा तो है गलत, लेकिन अपने आपको आप क्या वो दे देते हो, अरे मैं तो कभी चीटिंग नहीं करता ना, आज एक बार थोड़ी सी कर ली, वैसे मुझे याद था, मैं तो थोड़ा सा भूल गई। जो आप अपने आप को ये बहाने दे रहे हो ना, ये सब क्या डिफेंस मैकेनिज्म, कि जब आप अपने आप को बता रहे अरे नहीं कोई बात नहीं, एक बार ही तो करा है, मैंने ज़्यादा गलत थोड़ी ना करा है, मैंने किसी और का कुछ बुरा थोड़ी करा, अपना ही तो भला करा है, मैं भी तो दूसरों को बताता हूँ। तो ये सब क्या है? ये है डिफेंस मैकेनिज्म। अब कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या है डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज यूज टू कोप विद एंजाइटी एंड मेंटेन अ पॉजिटिव सेल्फ वर्थ। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? जब भी हमारे इड और सुपर ईगो के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही होती है, तो ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना,
ये कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ बनाता है जिससे कि हम जो उस एंजाइटी से बच सकें और अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ वर्थ दे सकें। हम अपने आप को हमेशा ये सांत्वना देते हैं कि नहीं, हमने ज़्यादा कुछ गलत नहीं करा है, हमने तो इस वजह से हम इस प्रॉब्लम में थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से हमको ये काम करना पड़ा, वरना हम तो अच्छे हैं, वरना हम तो सही हैं। तो वो क्या है, हम अपने वो डिफेंस मैकेनिज़्म है। हम अपने आप को जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है वो हमको स्ट्रैटेजीज़ ऐसी देता है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो सेल्फ वर्थ है वो हम मेंटेन करके रख सकें और उस एंजाइटी से हम बाहर आ सकें, उस ग्रीफ से हम बाहर आ सकें। तो वो क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज्म। अब कई तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो इग्नू की जो बुक है उसमें है, हम वो वाले पढ़ेंगे। जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, गिविंग अ जस्टिफिकेशन और लॉजिकल रीजन फॉर बिहेवियर दैट अदरवाइज वुड बी कंसिडर्ड एज इनअप्रोप्रिएट और रॉन्ग। तो रेशनलाइजेशन क्या है, वही है जो मैंने बताया कि जब हम रेशनल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, जब हमारी को, जैसे कि हमने चीटिंग करी लेकिन हम अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं, मैं भी तो सबको बताता हूँ, मैंने अगर एक बार चीटिंग कर ली तो उसमें क्या हो गया, मैंने ज़्यादा चीटिंग तो नहीं करी, मुझे तो सब आता था, बट मेरे को थोड़ा सा ही तो रह गया था, वो मैंने देख लिया। तो वो क्या है, रेशनलाइजेशन है कि अगर कोई और उस काम को कर रहा होता तब तो हम कहते हैं कि हाँ, इन्हें चीटिंग करी है, ये है, वो है। लेकिन जब हमारे ऊपर वो बात आई तो हमने अपने आप को बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया जिससे कि हम ये सोचें कि अरे नहीं, हमने ज़्यादा कुछ गलत नहीं करा है, और उस एंजाइटी से, उस ग्रीफ से हम लोग बाहर आ जाएं। जो हमारी सुपर ईगो, वो जो मोरल साइड है, वो हमें कहती रहती है नहीं, तुमने गलत करा, तुमने चीटिंग करी, तुमने झूठ बोला, तो वो जो है शांत हो जाए। For example, the student copies in an exam because other students also did it in the brief absence of the examiner। कि अगर क्लास में टेस्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहा है और एग्जामिनर थोड़ी देर के लिए बाहर गया, पूरी क्लास चीटिंग कर रही है और आप अपना आंसर लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे सब बच्चे चीटिंग करें, मैं रह गया, सबके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मैं रह जाऊँगा, सब भी तो कर रहे हैं। तो ये जब हम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स खुद को देने लग जाते हैं तो वो होती है रेशनलाइजेशन। अब सेकंड क्या है, डिनायल। डिनायल से पता चल रहा है यानी नकारना। रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज इट विल लीड टू एंजाइटी एंड कॉज डिस्ट्रेस। यानी कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है, यानी कि जो बात बिल्कुल सच है, हम उसको नकारने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो इतना बुरा हो ही नहीं सकता, मेरा फ्रेंड तो मेरे को चीट कर ही नहीं सकता। तो ये जब बात कुछ ऐसा सच हो जाता है, हमारे आगे कुछ ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं जिसको हम डिनाई करते रहते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ, ऐसा तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो एंजाइटी होती है वो थोड़ी देर के लिए चली जाती है, बट जो फैक्ट हम उसे बदल नहीं सकते। तो ये क्या है, डिनायल, कि हम नकार देते हैं कुछ भी सच को, किसी भी फैक्ट को हम डिनाई करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट देयर चिल्ड्रंस फेल्ड द क्लास टेस्ट एज इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन दैम। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, अब उनका बच्चा फेल हो गया तो वो यकीन ही नहीं कर पाते कोई पेरेंट्स तो, कि नहीं, मेरा बच्चा तो फेल हो ही नहीं सकता। वो टीचर से जाकर लड़ने लग जाते, तुमने आंसर शीट ढंग से चेक नहीं करी है, मेरा बच्चा तो फेल ही नहीं हो सकता, उसके तो इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, वो तो इतना इंटेलिजेंट है। तो वो क्या, वो डिनाई कर रहे हैं उस बात को। उन्होंने जो फैक्ट है कि हाँ उनका बच्चा फेल होगा, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से वो उसे डिनाई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे टीचर्स जो है ये कह दे बस कि नहीं, ये जो बात है ये गलत है और हमने गलत चेक करा है और आपका बच्चा पास है। तो ये होता है डिनायल। अब थर्ड है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, चैनलिंग अनडिज़ायरेबल इम्पल्सेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, चैनलाइजिंग एग्रेशन इनटू एक्सेलिंग इन फुटबॉल और गार्डनिंग एट्सेट्रा। सब्लिमेशन में क्या है कि जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या, वो किसी को पीट भी सकता है। किसी और इंसान पे हमें गुस्सा आ रहा है और हम उसे पीट दे, तो वो काम क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, वो सोसाइटी के नॉर्म्स से गलत हो जाएगा। लेकिन हम अगर उसी एग्रेशन को किसी दूसरी चीज़ में लगा रहे हैं कि हमें किसी और बात पे गुस्सा तो आ रहा है कि अरे मेरे फ्रेंड ने मेरे को चीट कर दी, उस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा आप कहाँ निकाल रहे हो, अपने फुटबॉल गेम पे या फिर क्रिकेट में या फिर गार्डनिंग कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि, या फिर जिम ज़्यादा कर रहे हो, तो उसमें क्या आपका एग्रेशन आपने एक सही ढंग में यूज़ करा, आपने अपने एंगर को एक सही तरीके से यूज़ करा जो कि सोसाइटी की नज़रों में ठीक है। तो आपकी जो इड थी कि आपको वो एग्रेशन बाहर निकालना है, वो भी फुलफिल हो गई, और जो आपकी सुपर ईगो थी कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, आप किसी को पीट नहीं सकते, आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, वो भी आपने काम नहीं करा। आपकी जो इड और ईगो है, आपकी जो इड और सुपर ईगो है, वो दोनों बैलेंस में है। तो वो दोनों, उन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और ना आपने कुछ भी गलत करा। तो ये होती है सब्लिमेशन। अब नेक्स्ट क्या है, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, गोइंग बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड behavior and mannerism characteristics of that stage. For example, the adolescent starts bedwetting when parents put pressure for high academic performance. तो रेग्रेशन क्या है, देखो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है अनकॉन्शियसली होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल से ये समझाया गया है कि जैसे एक एडोलेसेंट है, उसके पेरेंट्स उस पर लगातार फोर्स डाल रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे अपने एकेडमिक्स में, बहुत अच्छे नंबर लेकर के, बहुत अच्छे नंबर लेकर के, और उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि अब वो समझ में नहीं पा रहा कि वो क्या करे।
ठीक है। तो उस टाइम पर उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म ने क्या करा, वो उसे बहुत अर्ली स्टेज पर लेकर के चले गए, यानी कि बचपन में जो उसका बचपन का बिहेवियर था वो बिहेवियर उसका लेकर के आ गया कि वो बेड वेट करने लग गया, यानी कि बिस्तर गीला करने लग गया। जबकि जो वो क्या है, एक एडोलेसेंट है, यानी कि इतनी एज में है कि वो बेड वेटिंग नहीं कर सकता, वो नहीं करता। लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर उसके पेरेंट्स ने डाल दिया कि उस प्रेशर से, उस एंजाइटी से बाहर आने के लिए जो उसकी डिफेंस मैकेनिज्म थी, उसने उसे एक अर्ली स्टेज में लेकर के आ गया, एक अर्लियर स्टेज में लेकर के आ गया, जिसमें कि वो बेड वेटिंग करता था और अब उसने बेड वेटिंग स्टार्ट कर दी। तो ये क्या है, रिग्रेशन। उसका जो एंजाइटी निकलने का तरीका था, उसका जो दुख था, वो इस तरीके से बाहर आ रहा है। उस बच्चे के पेरेंट्स थे जो उसे बार बार फोर्स कर रहे थे कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, इतना फोर्स, और वो सारा जो डर, वो जो एंजाइटी थी, वो स्ट्रेस था, वो इस तरीके से बाहर आ रहा है उसका। अब नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है, रिप्रेसिंग और रिमूविंग द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्रॉम द अवेयरनेस, दस it is not available in the conscious. For example, person forgets the abuse incident of the childhood. Repression क्या है कि जो भी डिस्ट्रेस या एंजाइटी देने वाला इवेंट था, ऑब्जेक्ट था, या फिर जो भी चीज़ थी, उसी को डिफ्यूज़ कर देना, उसी को हटा देना। जैसे कि यानी कि अपने कॉन्शियस से उसको हटा देना। जैसे कि किसी के साथ बचपन में, चाइल्डहुड में अब्यूज़ हुआ है, उसको काफ़ी ट्रॉमा फेस करना पड़ा है, स्कूल में काफ़ी बुली हुआ है, तो जब वो बड़ा होता जा रहा है तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ही भुलाता जा रहा है कि हाँ चलो ये चीज़ जो है बचपन में हुई थी तो उससे बिल्कुल भूल जाओ, इसको याद ही मत रखो, उस बात को याद ही मत करो। तो वो जो इंसिडेंट है वो उसी को भुला रहे हैं कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। जैसे कि हम जब बड़े होते जाते हैं तो हम बचपन की बातें भूलते जाते हैं। कुछ बुरी बातें होती हैं, कुछ बुरी यादें होती हैं, वो भी हम भूलते जाते हैं। कोई बातें नहीं भूल पाते, बट मैक्सिमम जो बातें हैं वो हम भूल जाते हैं। जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसको हम अपनी कॉन्शियसनेस से निकाल देते हैं। तो वो क्या है, रिप्रेशन, कि जब हम उस इवेंट को ही रिमूव कर दें, रिप्रेस कर दें, वो होता है रिप्रेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, अवॉइड्स एन अनएक्सेप्टेबल, अनकम्फर्टेबल एंड डिस्ट्रेसफुल थॉट about the self by overemphasizing the opposite of it. Example, being excessively generous to avoid thoughts about one being miser. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो अगर हमारी कोई रियलिटी है, हम कोई एक्चुअल में हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, उसको हम अवॉइड करते हैं और उसके अपोजिट को हम लोग उस पर फोर्स करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई अभी बहुत ज़्यादा दुख में, कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, माइजरी में है, तो उस टाइम पर हम क्या होता है, हम उसको अवॉइड करने के लिए हम उसके अपोजिट को बार बार एम्फेसाइज करने लग जाते हैं कि नहीं मैं दुख में नहीं हूँ, मेरी लाइफ में तो ये अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में तो वो अच्छा हो रहा है। तो जो हमारा मैकेनिज़्म है, मेंटल मैकेनिज़्म, वो क्या करता है कि ताकि हम उस दुख से बाहर आएँ, उस थॉट से बाहर आएँ, इसलिए वो किसी और थॉट को, जो कि उस दुख वाले थॉट के बिल्कुल अपोजिट है, उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करने लग जाता है। कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, बीइंग एक्सेसिवली जेनरस टू अवॉइड थॉट्स अबाउट वन बीइंग माइजर। यानी कि कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा माइजरी में, बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ़ में है, तो उस टाइम पर जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, वो उससे ऐसे थॉट्स देने लग जाता है कि नहीं तुम तो बहुत ज़्यादा जेनरस हो, बहुत ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा खुश अपनी लाइफ में, दूसरों को बहुत ज़्यादा गिविंग हो, तुम्हारे पास इतना है कि तुम दूसरों को भी दे सकते हो। मतलब ये वाले थॉट्स हमारे अंदर जो हमारा मेंटल मैकेनिज्म है वो क्रिएट करने लग जाता है। तो उससे बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, कि जो एक्चुअल में हमारे बारे में जो थॉट है हमारा कि हम इतने दुख में, उसको उसको वो बदल देता है, उसको वो चेंज कर देता है उसके अपोजिट थॉट से कि नहीं तुम दुख में नहीं, तुम तो इतने तुम्हारी इतनी खासियत है, तुम तो इतने दयालु हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास तो इतना कुछ है कि तुम दूसरों को भी दे सकते हो, तुम इतने लकी हो। मतलब इस तरीके के थॉट्स हमारे अंदर आने लगते हैं, वो तो रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या है, प्रोजेक्टिंग और एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड क्वालिटीज़ to someone else. Example, attributing one's angry feeling to the traffic situation, the other person. प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो भी कोई भी अनएक्सेप्टेबल थॉट है या फिर किसी भी पर्सन का बिहेवियर है, हम उसको किसी और सिचुएशन के ऊपर डालने लग जाते हैं। मान लो कि आपकी मदर है, ठीक है, उनके पड़ोस में किसी से लड़ाई हो गई, अब वो जो उनका दुख है, जो किसी और से वो लड़ाई होकर आई है, तो वो जैसे वो घर पर है, आपसे कुछ छोटी सी गलती हो गई, यूजुअली वो आपको उस बात पे डांटती नहीं, ना कुछ कहती है, फिर प्यार से समझाती है, चलो कोई बात नहीं ऐसे। लेकिन उस दिन उनका मूड खराब था, उनकी किसी और से लड़ाई हो गई उनके पड़ोस में, इस वजह से उन्होंने आपको डांट दिया। अब आप दुखी हो तो आप अपने आप को क्या समझाने की कोशिश करो कि नहीं मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, मेरे को नहीं डांटती, किसी और से उनकी लड़ाई हुई थी, इस वजह से उनका मूड खराब था, मेरी गलती की वजह से उन्होंने मुझे नहीं डांटा। तो हम अपने आप को ये समझाने लग जाते कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं करा, मेरी मम्मी ने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि वो किसी और की वजह से नाराज़ थी। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोजेक्शन, कि हम किसी भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को या थॉट को किसी दूसरी चीज़ पे डाल देते हैं, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, एट्रीब्यूटिंग वंस एंग्री फीलिंग्स टू द ट्रैफिक सिचुएशन, की ट्रैफिक की वजह से किसी का मूड खराब था, इस वजह से उसने मुझे डांट दिया क्योंकि उसका बाहर से ही मूड खराब होकर के आया था।
ट्रैफिक सिचुएशन के ऊपर या फिर किसी और पर्सन के ऊपर हम डाल देते कि उस इंसान की वजह से मेरे पेरेंट्स दुखी हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे डांट दिया। तो ये होता है प्रोजेक्शन। लास्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शिफ्टिंग द इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम वन पर्सन ऑब्जेक्ट टू अनदर। देखो डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली इसमें है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्सन के ऊपर गुस्सा है वो किसी और को उतार देना। जैसे कि आपके फ्रेंड से लड़ाई हुई है और अब वो गुस्सा आपने आके अपने घर पे निकाल दिया, या फिर आपके पेरेंट्स से आपकी लड़ाई हुई है, वो गुस्सा आपने बाहर जाके किसी और पे निकाल दिया। या फिर कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनका बाहर से मूड ख़राब होकर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि जो मदर थी उनकी बाहर किसी से लड़ाई हो गई, पड़ोस में किसी से लड़ाई हो गई, वो गुस्सा करके उन्होंने अपने बच्चों पे निकाल दिया। या फिर टीचर्स के घर से लड़ाई होकर के आई है और वो गुस्सा उन्होंने स्कूल में आके स्टूडेंट्स पे निकाल दिया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, कि गुस्सा तो आपका किसी और चीज़ के ऊपर है लेकिन वो आपने किसी और पे निकाल दिया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? एंगर एट द बॉस इन द वर्क स्पेस इज एक्सप्रेस्ड ऑन योर स्पाउस और चाइल्ड एट होम। यानी कि आपका जो गुस्सा है वो आपके बॉस के ऊपर है, लेकिन वो गुस्सा अपने घर पे आकर के अपने स्पाउस के ऊपर निकाला वो गुस्सा, या फिर अपने बच्चों के ऊपर निकाला घर पे। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। गुस्सा किसी और के ऊपर और निकाला अपने किसी और के ऊपर। तो ये थी सारे डिफेंस मैकेनिज्म या फिर हमारे मेंटल मैकेनिज्म्स जो कि हमें उस दुख की फीलिंग से, डिस्ट्रेसफुल की फीलिंग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर साइकोडायनेमिक थियरीज कवर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थियरीज। तो बिहेवियरल कॉग्निटिव थियरीज में क्या है? स्किनर हु फोकस्ड ऑन बिहेवियर एज बीइंग अ लर्न रिस्पॉन्स थ्रू रेनफोर्समेंट। स्किनर जो बिहेवियर्स थे उन्होंने बिहेवियर के ऊपर फोकस करा था, फोकस्ड ऑन बिहेवियर, कि बिहेवियर क्या है? एक लर्न रिस्पॉन्स है, कि हम बिहेवियर सीखते हैं, हम लर्न करते हैं थ्रू रीइंफोर्समेंट के थ्रू। रीइंफोर्समेंट क्या है? सुदृढ़ता। यानी कि अगर हमें किसी भी एक पर्सन का किसी बिहेवियर को हमें बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर उसका बना रहे, तो हम उसे कोई ना कोई प्राइज़ देंगे, एक रीइंफोर्सर देंगे, कि ताकि उसका जो बिहेवियर वो बना रहे। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो कोई अच्छा काम करता है और हम चाहते हैं कि वो अच्छा काम वो बनाए रखे, वो करता रहे उस अच्छे काम को, तो हम उसे चॉकलेट देते हैं, फिर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, प्रेजल करते हैं। तो वो क्या है? उसे मोटिवेट करता है कि हाँ उसने अच्छा काम करा है, और अगर वो करेगा तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उसे जो है वो प्राइज़ मिलेगा, वो प्रेजल मिलेगा। तो इसके लिए वो काम करता रहता है। वहीं पे अगर हम चाहते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को बंद करवाना चाहते हैं, कि हम नहीं चाहते कि वो पर्सन बिहेवियर करे, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि हम या तो हम उसे डांट देंगे उस बच्चे को, या फिर उसे कोई कोई पेरेंट्स पीट भी देते हैं। तो हम इससे क्या होता है कि वो समझ जाता है बच्चा कि नहीं ये काम गलत है, अगर मैंने ये करा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट क्या है? वो उस बिहेवियर को रोकने के लिए काम की जाती है, रोकने के लिए यूज़ की जाती है। और जबकि रीइंफोर्समेंट क्या है? एक बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी बिहेवियर का ये मानना था, इस चीज़ पे उनका फोकस था। दस बिहेवियरिस्ट्स proposed that personality is influenced by learning and learning occurs through patterns of reinforcement। तो जो बिहेवियरिस्ट थे उनका मानना था कि जो पर्सनैलिटी है ना वो लर्निंग से इन्फ्लुएंस होती है, एंड लर्निंग ओकर्स थ्रू पैटर्न्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। और लर्निंग कैसे होते हैं? पैटर्न्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। हम किसी को कैसे कोई चीज़ सिखाते हैं कि हम उसके फ़ायदे बताते हैं कि अगर तुमने ये चीज़ सीख ली तो इसका तुम्हें ऐसे फ़ायदा होगा, अगर तुमने ये काम सीख लिया तो तुम आगे जाके इससे बहुत पैसा कमा सकते हो। तो ये क्या पैटर्न्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। अकॉर्डिंग टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी थी, ये थियरीज हमने BPCC 101 में पढ़ी हैं। तो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी में क्या था? पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीइंफोर्सिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी में क्या था कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी है ना वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। इस थियरी में बताया गया था कि कोई भी पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है उसके रीइंफोर्सिंग बिहेवियर से। कि कोई पर्सन का बिहेवियर है, अगर हम उसे बढ़ाना है तो हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे कि हाँ उसने अच्छा काम करा तो उसे प्राइज़ दिया, कुछ अवार्ड दिया उसको, उसकी तारीफ़ कर दी, तो उससे क्या वो जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। उसने लर्न करा कि हाँ अगर मैंने ये काम करा तो मुझे तारीफ़ मिल रही है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, तो मेरे को ये काम करना चाहिए। तो वो उसकी पर्सनैलिटी उससे इन्फ्लुएंस हुई है, उस पर्सन की पर्सनैलिटी। तो ये तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ओपेरेंट बिहेवियर वर्सेस रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो स्किनर का मेन जो फोकस था वो किस पे था? ओपेरेंट बिहेवियर वर्सेस रिस्पोंडेंट बिहेवियर पे। अब रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है और ओपेरेंट बिहेवियर क्या होता है? रिस्पोंडेंट बिहेवियर मीन्स एलिसिटेड बाय स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है, ओकर्स ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है ये एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारा इस पर कोई जोर नहीं होता। जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है हमारा इसके ऊपर कोई भी जोर नहीं चलता, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, अपने आप निकल करके आता है वो हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पोंडेंट बिहेवियर यानी कि हमारा रिस्पॉन्स है किसी भी एक स्टिमुलाई को लेकर के, कि एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलाई है उसकी वजह से हमारा क्या रिस्पॉन्स है उसके थ्रू,
कि कोई भी एक स्टिमुलाई हुआ है, कोई भी एक इवेंट हुआ है, हमारा क्या रिस्पॉन्स है, और वो रिस्पॉन्स जिसकी इधर बात कर रहे हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर, वो नेचुरल है, यानी कि इनवॉलेंट्री, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है, इनवॉलेंट्री बिहेवियर है, ओकर्स ऑटोमेटिकली होता है इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर स्टिमुलाई। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स को एक रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी स्टिमुलाई उसको हमने रिस्पॉन्स दिया और वो रिस्पॉन्स क्या है, इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक है, हमारा उस पर कोई जोर नहीं, उसे कहते हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, ऑपरेट बिहेवियर में क्या है, ऑपरेट ऑन द, यहाँ पे होंडा नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन द इन्वायरमेंट विच कॉजेज चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। दीज चेंजेस हैव बीन फोर्सिंग कंसिक्वेंसेज ऑन फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, ऑपरेट ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि वो बिहेवियर जो कि हमारे द्वारा ऑपरेट किया जा सके। जैसे कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर में क्या था कि ये इनवॉलंटरी, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, तो उसी का ऑपोजिट ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, जो कि हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है, इट इज़ वॉलेंट्री, इसे इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर भी कहते हैं। तो इसमें क्या ऑपरेंट बिहेवियर की हम ऑपरेट कर रहे हैं बिहेवियर को, एनवायरनमेंट की वजह से हमारा बिहेवियर नहीं है, हमारा जो बिहेवियर है उसकी वजह से एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, विच कॉजेज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो हमारा बिहेवियर, जो ऑपरेंट बिहेवियर है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे आसपास जो स्टिमुलाई है वो चेंज हो रहा है। दीज चेंजेस हैव बीन फोर्सिंग कंसिक्वेंसेज ऑन फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर स्टिमुलाई। और ये जो चेंजेस हैं आसपास जो एनवायरनमेंट है, हमारे बिहेवियर की वजह से जो आसपास चेंजेस आए हैं, वो क्या करते हैं, उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, ये चेंजेस फोर्स करते हैं कंसिक्वेंसेस को ऑन द फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सेस होने वाले हैं उस इंडिविजुअल के, उसको चेंज करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं रिगार्ड टू दी पर्टिकुलर स्टिमुलाई, किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई में। यहाँ पे मेन समझने वाली बात यह है कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, जो कि कंट्रोल बिहेवियर होता है। जैसे कि जो स्किनर की जो एक्सपेरिमेंट थी, उसमें जो रैट था उसको वो ऑपरेट करता था, उसको उसने सिखा रखा था कि किस टाइम पर जब ग्रीन लाइट जलेगी तो तब खाना मिलेगा, या फिर जब बेल बजेगी तब खाना मिलेगा, मतलब इस तरीके से कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि किसी भी कोई भी एक एनिमल है, फिर कोई भी एक पर्सन है, फिर हमारा खुद का बिहेवियर कैसा होगा, उससे कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, जो कि वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से वो बिहेवियर आया है, हमारा इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर है, हमारा कंट्रोल्ड बिहेवियर वो होता है ऑपरेंट बिहेवियर। अब इसी में आगे क्या है, ही प्रपोज्ड द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस और शेपिंग टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। तो जो स्किनर थे उन्होंने कौन से मेथड दिए थे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जिसे शेपिंग भी कहते हैं, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने शेपिंग और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ये मेथड दिए थे। A reinforcer is a stimuli that increase the strength of a particular response behavior when given after the occurrence of the response। अब ये reinforcer क्या है, reinforcer कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टिमुलाई है, कोई भी एक कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बिहेवियर इंक्रीज होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई अच्छे से करे, अगर उसने एक बार अच्छे से अपना काम कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो हम उसके लिए क्लास में क्लैपिंग करवा रहे हैं, उसको चीयर कर रहे हैं, या फिर उसको चॉकलेट दे रहे हैं पेरेंट्स कि हाँ चल तो अच्छे से तुमने जो है होमवर्क करा, इसके बदले चॉकलेट मिली है। तो इससे वो जो चॉकलेट है वो क्या है, रीइंफोर्सर है, वो उस बच्चे को मोटिवेट करे ताकि वो बार बार उस काम को करे, या फिर होमवर्क हर बार अच्छे से करे। तो वो जो चॉकलेट है वो क्या है, रीइंफोर्सर। कोई भी अवार्ड है, कोई भी स्टिमुलाई है, वो क्या है, रीइंफोर्सर। जिससे कि और वो रीइंफोर्सर मिलता कब है, गिवन आफ्टर द अकरेंस ऑफ दैट रिस्पॉन्स, यानी कि जब कोई एक रिस्पॉन्स मिल जाता है उसके बाद उसे दिया जाता है। यानी कि अगर हमने बच्चे को बोला कि अगर तुमने होमवर्क कर दिया उसके बाद तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो अगर उसने होमवर्क करा है उसके बाद उसे चॉकलेट मिलेगी। अगर उसका वो रिस्पॉन्स नहीं रहा, उसने होमवर्क नहीं करा, तो उसे वो जो रीइंफोर्सर है, जो वो चॉकलेट है, वो नहीं मिलेगी। तो जब एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें, जो हमें चाहिए होता है, उसके बाद हम उसे रीइंफोर्सर देंगे। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रीइंफोर्सर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर कैसे होता है, इज़ वैन, पॉजिटिव रीइंफोर्सर का हम कब यूज़ करते हैं, इज़ वैन यू ऐड समथिंग प्लीजेंट और डिज़ायरेबल। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तब होते हैं जब कि हम कुछ भी एक पॉजिटिव या फिर एक प्लीजेंट और डिज़ायरेबल चीज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैन यू गेट अ मेडल और कैश प्राइज आफ्टर विनिंग अ डिबेट, इट एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर यू। यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का वो इसमें एग्जांपल से समझा रखा है कि अगर आपने कोई भी एक डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, उसके बाद आप उसमें जीत गए, और जीतने के बाद आपको क्या मिला, कैश प्राइज़ मिला या फिर एक मेडल मिला। तो वो जो मेडल है, वो कैश प्राइज़ क्या है, वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर, क्योंकि कोई चीज़ आपको मिली है, वो भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए थी, जो डिज़ायरेबल थी, जो प्लीजेंट थी, जो सेटिस्फाइंग थी, वो चीज़ आपको मिली है, कुछ ऐड हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव कैसे होता है, इज़ वैन यू टेक अवे
और रिमूव समथिंग अनप्लीजेंट और अनडिज़ायरेबल। फॉर एग्जाम्पल, अब नेगेटिव क्या होता है कि जब हम कोई भी अनप्लीजेंट और अनडिज़ायरेबल कोई भी चीज़ है, हम उसको निकाल दे रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, कुछ हटा दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, सोनू एग्रीड टू हिज मदर दैट इफ़ ही वुड गिव द गार्बेज टू द पर्सन हु कम्स टू कलेक्ट इट थ्राइस अ वीक ही कैन गेट अ प्ले गेम्स ऑन द मोबाइल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या समझा रखा है कि एक बच्चा है सोनू, उसकी मदर ने उससे क्या कहा है कि अगर उसने उन दोनों के बीच में एक डील हुई है, उसकी मदर के बीच में और उसके बीच में, कि अगर वो हफ्ते में 3 बार गार्बेज जो है फेंकने जाएगा तो उसके बदले में क्या होगा कि उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि वो वीडियो गेम्स नहीं खेल सकता, वो रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। वीक में अगर वो 3 बार गार्बेज डालने जाएगा तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वीडियो गेम ना खेलने की, वो हट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक रेस्ट्रिक्शन थी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेइंग मोबाइल गेम्स रिमूव्ड, वो रिमूव कर दी गई है, वो हटा दी गई है, यानी कि कुछ भी एक अनडिज़ायरेबल चीज़ थी उसको हटा दिया गया है। तो ये भी क्या एक रीइंफोर्सर है, नेगेटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ हटी है, और पॉजिटिव जब होता है जब कोई चीज़ ऐड की जाती है, तो इसलिए इसे नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्सर कहा जाता है। दोनों में क्या है, किसी एक बिहेवियर को इंक्रीज़ करा गया है, इसलिए इसे रीइंफोर्सर कहा गया है। अगर पनिशमेंट होती तो दोनों में क्या होता है, किसी पनिशमेंट तब होती है जब हम किसी एक बिहेवियर को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तब वो पॉजिटिव पनिशमेंट या फिर नेगेटिव पनिशमेंट होती है। बट यहाँ पे क्या रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इन दोनों जो रीइंफोर्समेंट होती है उसमें किसी एक बिहेवियर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं हम, कुछ भी ऐड करके या फिर कुछ भी रिमूव करके हम एक बिहेवियर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो होता है रीइंफोर्समेंट। और ये पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज़ बेस्ड ऑन द intermittent reinforcement which refers to getting the reinforcement or not every time the individual shows the particular behavior। reinforcement का एक शेड्यूल भी होता है। अब ये किस पे बेस्ड करता है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पे। अब ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट क्या है, विच रेफर्स टू गेटिंग रीइंफोर्समेंट नॉट एवरी टाइम द इंडिविजुअल शोज द पर्टिकुलर बिहेवियर। अब जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है वो क्या है कि जब भी किसी एक पर्सन ने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करा है जो हम चाहते थे कि वो करे, लेकिन हर बार हम उसको अवॉर्ड नहीं देंगे, हर बार हम उसको रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, हम क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल भी इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है कि हम हर बार तो उसे अवॉर्ड नहीं देंगे कि हर बार उसने काम करा हम हर बार अवॉर्ड देंगे, या फिर पहली बार उसने एक बार कर दिया तब हमने अवॉर्ड दे दिया, नहीं। हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि अगर उसने 3 बार ये काम करा, या फिर 5 मिनट तक इस काम को करके रखा, या फिर 1 घंटे तक इस काम को करा, तब उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट देंगे। या फिर हर घंटे उसको ये काम करना है, अगर उसने हर घंटे पूरे दिन में ये काम कर दिया तब हम उसे रीइंफोर्समेंट देंगे। या फिर उसने 3 बार इस काम को कर दिया, 2 बार इस काम को कर दिया, या फिर हर 5 मिनट में उसे ये काम करना था तो उसने कर दिया, तब हम रीइंफोर्समेंट देंगे। तो ये क्या है, शेड्यूल है। अब इसके बारे में भी हम अगला आगे पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया गया है। एग्जाम्पल, व्हेन द रैट इन स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, स्किनर के एक्सपेरिमेंट में जो रैट था, डिडंट गेट द रीइंफोर्समेंट एवरी टाइम इट प्रेस्ड द बार इन द रैट केज, इट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। तो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है कि जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट था उसमें हर बार उस जो रैट था ना, उसे हर बार जो है केज खींचने पर उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही थी, उसे हर बार रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही थी। ये एग्जाम्पल है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का। उसने एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दिखाई थी, मतलब जैसे कि उन्होंने स्किनर ने क्या करा था कि हर सेकंड टाइम पे या फिर हर 3rd मिनट पे या फिर हर 3rd रिस्पॉन्स पे या 5th रिस्पॉन्स पे उस रैट को जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगी, यानी कि हर बार उसने उस केज को लीवर को खींच दिया तो हम उसे रीइंफोर्समेंट दे देंगे, नहीं। तो ये क्या होता है कि जब हर एक रिस्पॉन्स पे, हर एक प्रेस पे उसे रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही थी, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, क्या है, रेफर्स टू गेटिंग द रीइंफोर्समेंट एवरी टाइम द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या है कि हर बार उस बिहेवियर को करने के बाद उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, जैसे ही वो बिहेवियर कंडक्ट हुआ है उससे रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा हर बार। ये होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। और इंटीमेंट रीइंफोर्समेंट क्या है, जब हर बार उसे हर एक रिस्पॉन्स पर, हर एक बिहेवियर कंडक्शन पर उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो इन 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को डिवाइड करा गया है। काफ़ी ईजी है। रेशियो रेफर्स, अब रेशियो का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो भी और वेरिएबल रेशियो भी। तो रेशियो का मतलब है, रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड द इंटरवल रेफर्स टू टाइम पीरियड। जो रेशियो है वो रेफर करता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से, नंबर कि रिस्पॉन्स 1 बार दिया गया, 2 बार दिया गया, 4 बार दिया गया कि 5 बार दिया गया है। इंटरवल से यहाँ पे
टाइम पीरियड की बात हो रही है कि 5 मिनट तक ड्यूरेशन की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, और रेशियो में नंबर्स की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस है रेशियो में और इंटरवल में। मतलब रेशियो यहाँ पे रेफर करता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से, इंटरवल रेफर करता है टाइम पीरियड कि कितने समय तक वो रिस्पॉन्स दिया गया है। फिक्स्ड रेशियो क्या मतलब है? फिक्स्ड रेशियो गिविंग टू द reinforcement after a fixed number of responses, maybe after every third or fifth response। फिक्स्ड रेशियो से, जैसे कि हमने पढ़ा कि रेशियो का क्या मतलब है, रेशियो रिफर्स टू नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, और फिक्स्ड रेशियो का मतलब कि हम रीइंफोर्समेंट तब देंगे तब एक फिक्स्ड, जबकि एक फिक्स्ड जो रेशियो वो कवर होगा, यानी कि हर थर्ड रिस्पॉन्स पे या फिर हर एक फिफ्थ रिस्पॉन्स पे हम जो है रीइंफोर्समेंट देंगे। यानी कि अगर जो हमारा रैट उसने 3 बार ये रिस्पॉन्स करा, लगातार 3 बार ये रिस्पॉन्स करा, तब हम उससे रीइंफोर्समेंट देंगे। अगर उसने बीच में एक बार भी छोड़ दिया, 3 लगातार कवर नहीं करे, उसने कंप्लीट नहीं करे, तो हम उससे रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे। वो नंबर कोई भी हो सकता है, हम फिक्स्ड रेशियो कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो ये होता है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड इंटरवल क्या है? रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, से आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। तो फिक्स्ड इंटरवल क्या है कि जब हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड रखते हैं कि हर 5 मिनट में, अगर 5 मिनट तक से आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, कि अगर 5 मिनट तक उसने रीइंफोर्समेंट उसने ये बिहेवियर करता रहा, उसका यही रिस्पॉन्स रहा, तब हम उसे जो है रीइंफोर्समेंट देंगे। तो ये होता है फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल क्या है? द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड द टाइम पीरियड आफ्टर विच रीइंफोर्समेंट इज गिवन डजंट स्टे कंस्टेंट। वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो चेंज हो सके। फिक्स्ड मतलब जो स्थिर है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल मतलब चेंजेस। तो वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल क्या है कि जो भी हमने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रख रखे हैं वो फिक्स्ड नहीं है, हम अपनी मर्जी से कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं, और जो टाइम पीरियड है ना उसको भी हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वो है वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल। इट चेंजेस, ये इट्स चेंज मतलब ये चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, यू मे गेट दी रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हो गया, रीइंफोर्समेंट आफ्टर थर्ड रिस्पॉन्स, देन आफ्टर सेकंड रिस्पॉन्स, नेक्स्ट आफ्टर 7 रिस्पॉन्स एंड सो ऑन। यानी कि जैसे कि जो हमने फिक्स्ड रेशियो पढ़ा था उसमें हम हर तीसरे रिस्पॉन्स के बाद या फिर हर 5वें रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट दे रहे थे, या फिर जो फिक्स्ड इंटरवल था उसमें कहता हर 5 मिनट बाद रीइंफोर्समेंट दे रहे थे कि अगर 5 मिनट तक ये बिहेवियर रहा तो हम रीइंफोर्समेंट देंगे। लेकिन वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल में क्या है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। हमारा मन करेगा हम सेकंड 2 रिस्पॉन्सेज के बाद नहीं देंगे, नहीं तो 5 रिस्पॉन्सेज के बाद दे देंगे। एक बार हमने 2 रिस्पॉन्सेज के बाद दे दिया, नेक्स्ट हमने 5 रिस्पॉन्सेज तक देखा। तो ये होता है वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रह रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। अब सोशल लर्निंग में भी हमने स्किनर को पढ़ लिया। सोशल लर्निंग में ही नेक्स्ट जो बिहेवियर्स थे वो थे बैंड्रा। तो सोशल लर्निंग थ्योरीज ऑफ बैंड्रा, जो बैंड्रा की सोशल लर्निंग थ्योरीज थी वो क्या बताती हैं? एडवोकेटेड दैट ऑब्जर्वेशन एंड एनिमेशन in the social situation also affects our behavior and has an impact in shaping our personality। तो जो बैंड्रा थे उनका कहना था कि जो ऑब्जर्वेशन होती है और जो इमिटेशन है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल सिचुएशंस में, यानी कि जब हम लोगों के बीच होते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन को जब हम अपनी लाइफ में लाते हैं, इमिटेशन मतलब उन्हें दोहराना, जो भी हमने दूसरों को ऑब्जर्व करा है, उनके बिहेवियर को देखा है, जब हम उसे फॉलो करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसे दोहराते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारा बिहेवियर है काफ़ी अफेक्ट होता है। और ये जो ये ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन है ये हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है, हमारी पर्सनैलिटी पर भी अफेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर पर भी अफेक्ट करता है, हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करता है ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन। ये कहना था बैंड्रा का। अर्लियर लर्निंग थियरीज वाइल एक्सप्लेनिंग बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स डिडंट टेक इनटू अकाउंट द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जो पहले के टाइम पे जितनी भी लर्निंग को लेकर के थियरीज बनाई जाती थी उसमें वो लोग लर्निंग को तो बताते थे, लेकिन वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताते थे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से लर्निंग होती है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होते हैं, इमिटेशन होते हैं। ये सब पहले की थियरीज में नहीं बताया जाता था। बैंड्राज बुक ऑन सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड अदर वर्क्स फोकस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। जो बैंड्रा का जितना भी वर्क था ना, जो उनकी बुक थी सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जितना उनका वर्क था वो मेन उनका जो फोकस था वो यही था कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम लर्निंग करते हैं, सोसाइटी में जब हम होते हैं, जब हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी कि किस तरीके से हम, कोई इंडिविजुअल है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है और उस इंटरेक्शन की वजह से उसकी क्या पर्सनैलिटी बनी है। लेटर ऑन बैंड्रा रीनेम्ड हिज सोशल लर्निंग थियोरी एज सोशल कॉग्निटिव थियोरी। बाद में आगे चल करके बैंड्रा ने अपनी थ्योरी को चेंज करा, उसके नाम को चेंज करा और बनाया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को नाम दिया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, टू एम्फसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन के रोल को एम्फसाइज करने के लिए कि जो हमारी ह्यूमंस की कॉग्निशन होती है वो किस तरीके से उसका क्या रोल है इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने में।
behavior of other people, the social context, the environmental factors, and other ones, and one's own thought processes all interact together. तो जो बैंड्रा थे उनका कहना था कि जितने जो सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं, दूसरे लोग हैं, हमारा एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, और किसी भी पर्सन की खुद के थॉट्स उसकी थॉट प्रोसेसेस, ये सब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और तब जाकर के किसी एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी बनती है। ये कहना था बैंड्रा का। दस देयर इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म among the factors which may vary in strength and in the degrees of causation। अब यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में डिफरेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो सबका डिफरेंट होता है, हम जितने लोगों से मिलते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से जो पर्सनैलिटी है वो भी हर किसी की डिफरेंट होती है, और किस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं, और जितने भी फैक्टर्स उन सबके अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, कॉजेशन डिफरेंट होता है। तो ये सब क्या है, जो पर्सनैलिटी है, इस वजह से हर किसी की पर्सनैलिटी जो डिफरेंट होती है, और हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अब इसी में आ गया बैंड्राज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डायग्राम एज इंडिकेटेड बाय PBE। जो बैंड्रा थे उन्होंने एक सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डायग्राम भी दिया था, जो हम आगे देखेंगे। उस डायग्राम क्या था, उस डायग्राम में वो इंडिकेट करता था PBE, यानी कि पर्सन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। वो हमें दिया गया है। द डायग्राम शोज, पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो ये है वो डायग्राम PBE। इसमें पर्सन की पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी बनती कैसे है, पर्सन से, यानी कि जितने लोगों से हम मिलते हैं वो। बी क्या है, बिहेवियर, एक इंसान का पर्सनल बिहेवियर, और दूसरा जो लास्ट है थर्ड है ई, एनवायरनमेंट, कि हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ये तीनों चीज़ मिलकर के क्या बनाती हैं, पर्सनैलिटी। तो ये जो डायग्राम था ये दिया था बैंड्रा ने, बैंड्रास रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो बैंड्रा ने क्या बताया, ये डायग्राम क्या शो करता है, द डायग्राम शोज दैट देयर इज अ रेसिप्रोकल या टू वे कह सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन अमंग द फैक्टर्स रिलेटेड टू द पर्सन, द एनवायरनमेंट एंड द बिहेवियर इटसेल्फ दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर एंड शेप्स द पर्सनैलिटी। तो ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि जो भी इंटरेक्शन है, डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हमें दिए गए हैं PBE, यानी कि पर्सन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर, ये क्या है, टू वे इंटरेक्शन होता है इनका टू वे इंटरेक्शन होता है, और ये सब इंटरेक्शन मिल करके किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। समटाइम्स द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी। कभी कभी क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को समझाने के लिए, वेयर एज अदर टाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट मे बी द पर्सनस कॉग्निटिव फैक्टर्स, किसी पर्सन के कॉग्निटिव फैक्टर्स ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, उस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, एंड मोर फैक्टर्स रिलेटेड टू द पर्सन आर मोर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। किसी पर्सन की खुद की कॉग्निशन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसकी पर्सनैलिटी को। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी किसी केस में एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी केस में उस पर्सन की कॉग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी पर्सन उसका बिहेवियर वो डिटरमाइन करता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये था बैंड्रा ने सोशल लर्निंग क्या दी थी, बैंड्रा की सोशल कॉग्निटिव थियरी। फर्दर कॉग्निटिव थियरीज आल्सो एम्फसाइज द पर्सनल बिलीव, सेल्फ एफिशिएंसी एंड interpretations of social situations and the world that influence the behavior and the personality of the individual। तो और जितने भी कॉग्निटिव थियरिस्ट से उन्होंने भी इस चीज़ पे इन्फोसाइज करा था कि किसी भी पर्सन के पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, उसकी सेल्फ एफिशिएंसी और उसके इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल, किस तरीके से हम सोशल सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं, अपनी क्या लॉजिक्स लगाते हैं, हमारे क्या कॉग्निशन, हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं, कि हम वर्ल्ड को किस तरीके से समझते हैं, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक पर्सन की, किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करने में। तो ये ज़्यादातर कॉग्निटिव थ्योरिस्ट इस चीज़ को मानते थे। दी CAPS कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनैलिटी सिस्टम मॉडल ऑफ वॉल्टर, मिशेल एंड शोडा। तो ये जो मिशेल और शोडा थे, इनकी जो ये कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनैलिटी सिस्टम था इन्होंने दिया था, ये क्या हाईलाइट कर रहा था, ऑल्सो हाईलाइट द कॉग्निटिव अफेक्टिव इन्फ्लुएंसेस, कॉग्निशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल के बिहेवियर को। दे स्टेट that our behavior and consequently our personality is affected by 4 things। उनका भी ये कहना था कि जो बिहेवियर है, दे स्टेट दैट आर बिहेवियर एंड कंसिक्वेंटली, उनका कहना था कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा बिहेवियर है, वो 4 चीज़ों से अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, हम सिचुएशन को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, अफेक्टिव और इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू दिस सिचुएशन, हम किस तरीके से उस सिचुएशन में हमारे इमोशंस किस तरीके से, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है सिचुएशन में, वो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। स्किल्स ऑफ द पर्सन्स टू डील विद दिस सिचुएशन, हमारे स्किल्स कि हम उस सिचुएशन की से किस तरीके से डील कर रहे हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। एंड
एंटिसिपेशन ऑफ द आउटकम ऑफ देयर बिहेवियर, और जो भी हमने बिहेवियर करा उसका क्या आउटकम निकल करके आया है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को, ये चार चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ जो ये सोशल लर्निंग थी, सोशल थियरीज थी, ये भी ख़त्म हो गई हैं। इसमें हमने स्किनर और बैंड्रा, इन दोनों की थ्योरीज को हमने पढ़ा था कि इन दोनों ने कौन कौन सी सोसाइटियल कंटेक्स्ट को लेकर के, सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के किस तरीके से अपनी लर्निंग थ्योरीज दी थी। तो इसी के साथ जो सोशल लर्निंग थ्योरीज थी वो कवर हो गई। अब हम लास्ट कवर करेंगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज लास्ट है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी contested the deterministic views of personality as being determined by influences of the unconscious and the reinforcement patterns, both of which are not under the individual's control. ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में क्या बताया गया कि जो हमारी पर्सनैलिटी वो कैसे डिटरमाइन होती है या किससे इन्फ्लुएंस होती है, हमारी अनकॉन्शियस एंड दी रीइंफोर्समेंट पैटर्न से, हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न और रीइंफोर्समेंट पैटर्न से डिटरमाइन होती है हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है, और इन्फ्लुएंस होती है। और जो ये दोनों चीज़ें अनकॉन्शियस और रीइंफोर्समेंट पैटर्न्स, ये दोनों ही इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर है, ये दर्शाती है जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट्स बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली गुड। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ये कहते हैं कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो बेसिकली गुड होते हैं, यानी कि वो पैदा अच्छे ही होते हैं। दे एम एट ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो ह्यूमनिस्टिक्स थे उनका मानना था कि जो ह्यूमन्स होते हैं उनका एम क्या होता है, उनका मकसद होता है ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना, अपने आप को समझना, एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को समझना कि आपका मेन गोल क्या है इस लाइफ में, आप आए क्यों इस लाइफ में, उसके पीछे भागते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पुट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द हाईएस्ट मोटिव। जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थी, हायरार्की मॉडल है जो कि सबसे फेमस मॉडल है अब्राहम मास्लो का, उनका क्या कहना था, उन्होंने जो मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एट द हाईएस्ट मोटिव पे रखा है, यानी कि किसी भी ह्यूमन का सबसे मेन जो मकसद होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि आता है सबसे लास्ट में। सबसे हाईएस्ट जो मकसद है, जो एम है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। ये जो हायरार्की मॉडल है वो बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स से स्टार्ट होता है एंड प्रोसीड टू साइकोलॉजिकल नीड्स, अल्टीमेटली एमिंग टू फुलफिल वन पोटेंशियल। धीरे धीरे क्या होता है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स आती है, फिर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आती है, सेफ्टी नीड्स आती हैं, और फिर लास्ट में क्या होती है, सब जो किसी भी एक पर्सन के जो फुल पोटेंशियल है उसको अचीव करना। इसके लिए एक मॉडल भी है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड मॉडल है। इसमें जो सबसे बेस पर, यानी कि जो सबसे बेसिक नीड होती है सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे बेसिक नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स ब्रेथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, सेक्स, एक्सक्रीशन, होम्योस्टेसिस, ये सब क्या हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी कि खाना, पानी, सोना, ये सब क्या है हमारी लाइफ को हमें सर्वाइव करने के लिए हमारी नीड्स हैं, ये हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद सेकंड क्या आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बॉडीली, फैमिली, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, ये सारी नीड्स हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। उसके बाद क्या आती है, हमारी लव एंड बिलोंगिंग्स की नीड आती है, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सब नीड्स आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद। उसके बाद आती है हमारी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, दूसरों के हम रिस्पेक्ट करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी सेल्फ एस्टीम में हमारी जो है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स हमें चाहिए होती है लाइफ में कि हम कुछ बड़ा करें, लोग हमें जाने, हम हमारी रिस्पेक्ट करें, ये सब क्या होती है, एस्टीम में आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंग्स के बाद। और इसके बाद फाइनल जो गोल होता है ना पर्सन का, इंडिविजुअल का, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टिंग फैक्ट्स, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारा फाइनल एम होता है किसी पर्सन का जो फुल पोटेंशियल है उसको अचीव करना। तो ये था हायरार्की मॉडल, हायरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो की, अब्राहम मास्लो की। तो ह्यूमनिस्टिक मॉडल में, मास्लो मॉडल में क्या है, द लोअर नीड्स नीड टू बी सेटिस्फाइड देन ओनली द पर्सन प्रोसीड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द हायर ऑर्डर नीड्स। तो इसमें क्या, सबसे पहले जो हमारी लोअर नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हायर नीड्स पे जा सकते हैं। अगर हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं है तो हम हायर नीड्स पे नहीं जा सकते। दस बेसिक नीड्स ऑफ फूड, स्लीप एटसेट्रा नीड टू बी फुलफिल्ड देन ओनली द पर्सन थिंक्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि सबसे पहले हमारी जो भूख प्यास है, पहले हमें इसे फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद हम सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोच सकते हैं। ऑल अदर नीड्स बिकम्स सेकेंडरी टू द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, और जो सारी नीड्स है वो सेकेंडरी, यानी कि वो बाद में आती है। सबसे पहले जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपको भूख लगी है
तो आपको उस टाइम पे खाने के बारे में आप सोच पाओगे, उसके अलावा कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, हमें दुनिया में नाम चाहिए, वो आप नहीं सोचोगे। पहले आप ये सोचोगे पहले मुझे अपना पेट भरना, उसके बाद सोचेंगे। तो ये होता है द फर्स्ट 4 लेवल्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी और डेप्रीवेशन नीड्स और डी नीड्स। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है बीपीसीएससी 101 में। जो हमारी पहली 4 लेवल्स होते हैं ना, जो हमारे पहले 4 लेवल्स होते हैं उसे डेफिशिएंसी या फिर डेप्रीवेशन नीड्स कहते हैं या फिर डी नीड्स कहते हैं। इफ़ दीज नीड्स आर नॉट मेट, अगर ये जो नीड्स है ये पूरी नहीं हुई, डेफिशिएंसी और डेप्रीवेशन इज क्रिएटेड। डेफिशिएंसी यानी कि कमी रहेगी हमारी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की, अगर ये 4 जो लेवल्स हैं वो फुलफिल नहीं हुए तो। एंड द इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड टू मीट दिस नीड्स, और जब हमें इस चीज़ की कमी होगी तब हम उसे फुलफिल करना चाहेंगे कि हाँ हमारे घर में खाना नहीं है तो हमें खाना लाना पड़ेगा। वो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हमें भूख लग रही है तो हमें खाना लाना पड़ेगा। वो भूख क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन है। द लास्ट लेवल ऑफ नीड इज कॉल्ड द बीइंग नीड्स। जो लास्ट लेवल है ना, जो 5th लेवल है, वो क्या है, वो बीइंग नीड्स है या फिर बी नीड्स। दिस ऑपरेट्स वन ग्रोथ मोटिवेशन इन कंट्रास्ट टू द डेफिसिट मोटिवेशन फॉर द डी नीड्स। जो डी नीड्स थी उसमें क्या था कि हमें डेफिशिएंसी थी, हमारे पास किसी चीज़ की कमी थी, हम उसे फुलफिल करना चाहते थे। जबकि जो बी नीड्स हैं यानी कि जो बीइंग नीड्स है उसमें क्या है, हमें मोटिवेशन होती है ग्रोथ करने की, कि हमें और कुछ जानना है, हमें और ज़्यादा ग्रोथ करनी है, अपने बारे में और जानना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेनी है। वो क्या है, वो क्या है, बीइंग नीड्स में आता है। मार्शलो यूजेज दी होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन दी डेफिशिएंसी नीड्स। अब होम्योस्टेटिक प्रिंसिपल क्या है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। होम्योस्टेसिस होता है कि हमारी बॉडी की क्षमता, कैपेबिलिटी, कि हमारे शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो जो हमारी बॉडी है खुद ही उससे नॉर्मल स्टेट पे लेकर आएगी। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ गया है, हमें फीवर है, तो हमारी बॉडी की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद से खुद को ठीक कर सके, वो होती है होम्योस्टेसिस। वो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ ले लेकर हमारे शरीर की जो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टीज़ है, प्रिंसिपल है, उसको बिगाड़ देते हैं, वरना हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि वो खुद को ठीक कर सकता है, उससे कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो जो मार्शल है उन्होंने भी होम्योस्टेटिक प्रिंसिपल का यूज़ करा है डेफिशिएंसी नीड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। होम्योस्टेसिस इज द प्रिंसिपल बाय विच बॉडीली सिस्टम ऑपरेट्स। होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल क्या है कि जिसमें कि हमारी बॉडी के जो सिस्टम वही ऑपरेट करते हैं हमारी बॉडी को। लाइक अ थर्मोस्टेट, इट स्विचेस द हीट ऑन व्हेन इट इज़ टू कोल्ड एंड स्विचेस इट ऑफ व्हेन इट इज़ टू हॉट। यानी कि जो थर्मोस्टेट होता है वो उसकी होम्योस्टेसिस उस तरीके से काम करता है थर्मोस्टेट की तरह। इट स्विचेस द हीट ऑन, वो हीट ऑन कर देगा जब ज़्यादा ठंड होगी, व्हेन इट्स टू कोल्ड, एंड स्विच ऑफ कर देगा व्हेन इट इज़ टू हॉट, जब ज़्यादा हॉट हो। व्हेन द इंडिविजुअल लैक्स समथिंग शी और ही वॉन्ट्स इट, एंड व्हेन शी और ही गेट्स इट द नीड्स इज फुलफिल्ड एंड शी और ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल है, उससे कोई चीज़ चाहिए लेकिन उसके पास नहीं है, अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो उससे चाहेगा कि मुझे ये मिल जाए, और जब उससे वो चीज़ मिल जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगा कि वो किसी और चीज़ को पाना चाहेगा कि हाँ चलो अब तो मेरे पास ये, अब मैं अगली नीड की तरफ जाता हूँ। तो ये होता है हाँ होम्योस्टेटिक्स प्रिंसिपल। व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड नेगलेक्ट और अब्यूज़ इन चाइल्डहुड, अगर आपने अपने बचपन में, चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करा हो नेगलेक्ट या फिर अब्यूज़ अपने चाइल्डहुड में, या फिर इग्नोरेंस आपने एक्सपीरियंस करी हो, योर नीड फॉर, अगर आपने अपने चाइल्डहुड में जो है इग्नोरेंस, अब्यूजिव चाइल्डहुड रहा हो आपका, आपने काफ़ी ट्रॉमा फेस करा हो, तो उस टाइम पर आपकी जो नीड है लव की, केयर की, सिक्योरिटी की, मे कंटिन्यू अनलेस अदरवाइज फुलफिल्ड एंड इट मे कैरेक्टराइज योर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। तो जो आपकी नीड है लव की, केयर की, सिक्योरिटी की, वो बनी रहेगी, क्योंकि वो बचपन में तो फुलफिल हुई नहीं है जिस टाइम पर मोस्टली सबकी फुलफिल होती है। जो आपके पेरेंट्स आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होगा, और लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आपने काफ़ी अब्यूजिव जो है काफ़ी अब्यूजिव आपका चाइल्डहुड रहा है, तो उस टाइम पर जो आपकी लव की, केयर की, सिक्योरिटी की जो नीड है वो बनी रहेगी, और ये आपके बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगी। ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, enhancement of the potential, well-being and quality of life of the individual। जो ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट हैं उनका मेन फोकस क्या है, उनका मेन फोकस है इंडिविजुअल पे एंड देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, उनके पोटेंशियल को एनहांस करने में, कि कोई भी पर्सन है वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते, उस पर वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी हम बना सके उतनी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट की, वो हेल्प कर सके लोगों को उनके फुल पोटेंशियल को अचीव करने में। दस पर्सनल well-being, growth, openness, experiences, personal responsibility, perceived reality by the individual are discussed here। तो ये सब जो चीज़ें ये सब इसमें डिस्कस्ड की जाती है। ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट हैव ड्रॉन दी अटेंशन फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर
that is the mental illness, to the positive side of the human behavior, focusing on the possibilities of better life, inherent goodness and optimal mental health. तो जो ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट थे उन्होंने जो नेगेटिव साइड है ह्यूमंस की यानी कि मेंटल इलनेस उस पर फोकस ना करते हुए जो पॉजिटिव साइड है कि जो हर इंसान को पैदा तो अच्छा ही होता है, कि हर ह्यूमन गुड होता है, उस पर फोकस करा और हम किस तरीके से उस अच्छाई को बनाए रख सकें, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटर लाइफ की, जो इनहेरेंट गुडनेस है कि हर इंसान पैदा तो अच्छा ही होता है, उसे किस तरीके से बनाया जा सकता है, ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ कि हर इंसान की मेंटल हेल्थ किस तरीके से सबसे बेस्ट हो सकती है, उसका सबसे बेस्ट उसकी मेंटल हेल्थ सबसे बेस्ट रहे, किस तरीके से इस पर वर्क किया जा सकता है। ये हम ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट थे उनका मेन फोकस इस चीज़ पे रहता था, ना कि मेंटल इलनेसेस पे, कि जब इलनेस हो चुकी है उसके बाद हम उसे ट्रीट करने की कोशिश करें, उस पे से फोकस हटा करके किस तरीके से उस अच्छाई को बनाया जा सके, बनाए रखा जा सके, उस पर फोकस करते हैं। Positive psychology, which is a dominant field now within psychology, can be traced back to the humanistic theories. जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो भी ह्यूमनिस्टिक थियरीज पे डिपेंड है, मतलब कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में ज़्यादातर ह्यूमनिस्टिक थियरीज ही हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड को देखती हैं, साइकोलॉजी को और ह्यूमंस की पॉजिटिव साइड को। इट हैज़ एमर्ज्ड इन बिग वे इन द लास्ट 2 डिकेड्स, और ये दोनों जो ह्यूमनिस्टिक थियरीज हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी है काफ़ी इमर्ज हुई है लास्ट 2 डिकेड्स में, when Martin Seligman made in popular by declaring it as the theme of American Psychological Association APA in 1998। जब जो मार्टिन सेलिगमैन थे उन्होंने उनकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जब उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA की थीम के रूप में इसे बताया था, डिक्लेयर करा था 1998 में पॉजिटिव साइकोलॉजी को। इसके बाद से सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी है, सबसे ज़्यादा फेमस फील्ड है पॉजिटिव साइकोलॉजी की, किस तरीके से हम ह्यूमंस की पॉजिटिविटी को, जो उनकी गुडनेस है, उसे बनाए रख सकें। जो मार्शल है उनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है इस फील्ड में, बाय फोकसिंग ऑन द पर्सनस एंड मीनिंग ऑफ देयर लाइफ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर के। हालांकि जो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस थियोरी को क्रिटिसाइज भी करा था क्योंकि उनका ये मानना था कि बहुत सारे क्रिएटिव और ग्रेट पीपल, महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअलाइजिंग अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करा था, उनका जो हाईएस्ट पोटेंशियल उसको अचीव करा था डिस्पाइट ऑफ पॉवर्टी, उनके काफ़ी पुअर भी थे वो उसके बाद भी। जबकि जो मार्शल थे उनका क्या कहना था कि हमें पहले अपनी बेसिक नीड्स, हमारी भूख प्यास, इन सब को जो सेफ्टी नीड्स है इन सबको पहले फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। बट बहुत से महान लोग ऐसे भी थे जो कि काफ़ी गरीब थे, जिनकी बेसिक नीड्स ही नहीं वो फुलफिल कर पाए, तो उसके बाद भी उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त कर ली थी। तो ये भी कुछ लोगों का कहना था। दस दीज नीड्स कैन बी सीन एज ओवरलैपिंग इन नेचर, तो ये जो नीड्स है ये ओवरलैप भी कर रही हैं एक दूसरे को। फर्दर मार्शलो इन लेटर ईयर्स एडिड अनदर डायमेंशन, आगे चल करके जो मार्शलो थे उन्होंने एक और डायमेंशन ऐड कर दिया था जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंस। अब ये ट्रांसेंडेंस क्या है? ट्रांसेंडेंस है गोइंग बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी बियॉन्ड जाना, उससे भी आगे जाना। इट रेफर्स टू अल्ट्रुइज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना। इन द क्वेस्ट ऑफ रीचिंग द इन्फानाइट, जो इन्फानाइट है उससे रीच करना। अकॉर्डिंग टू मार्शलो, ट्रांसेंडेंस रेफर्स टू द वेरी हाइएस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जो मार्शलो थे उनका कहना था कि जो ट्रांसेंडेंस है वो सबसे हाइएस्ट लेवल है किसी भी पर्सन, किसी भी ह्यूमन की कॉन्शियसनेस का। बिहेविंग एंड रिलेटिंग एज एंड्स रेदर देन मीन्स, बिहेव करना और रिलेट करना एंड से, जो कि अंत है, उससे रिलेट करना, रेदर देन मीन्स, कि किसी भी चीज़ का मतलब, टू वन सेल्फ, टू सिग्निफिकेंट अदर्स, टू ह्यूमन बींग्स इन जनरल, टू अदर स्पीसीज, टू नेचर एंड टू कॉस्मॉस। यानी कि जितने जो भी ह्यूमन्स इन जनरल है, ह्यूमन बींग्स इन जनरल है, दूसरी स्पीसीज़ है, नेचर है, कॉस्मॉसिक है, इन सब से रिलेट करना, इस तरीके से बिहेव करना, इन सब से रिलेट करना, ये सब आता है ट्रांसेंडेंस में। यानी कि अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी आगे चले जाना, स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाना, वो है किसी भी पर्सन का लास्ट एम। ये था कहना मार्शलो का। इसी के साथ जो मार्शलो की थियरी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब इसी में ह्यूमनिस्टिक थियरी में एक लास्ट जो थियरिस्ट थे कार्ल रोजर्स, एक और थियरिस्ट थे कार्ल रोजर्स, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ ये जो वीडियो है ये इधर ख़त्म हो जाएगी, ये जो पार्ट इधर ख़त्म हो जाएगा।
कार्ल रोजर्स क्या है, एक और ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट है, एम्फसाइज द नीड ऑफ प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल लव टू द चिल्ड्रन बाय द पेरेंट्स फॉर पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जो ह्यूमनिस्टिक थियरिस्ट थे कार्ल रोजर्स, इन्होंने किस चीज़ पे एम्फसाइज करा कि जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया जाना, जिससे कि एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो सके। ये था इनका मेन फोकस। इनका मेन इस चीज़ पे एम्फसाइज कर देते कि पेरेंट्स बच्चों को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करें, तभी उनकी जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन सकती है। The child, when accepted without any conditions, will develop into a fully functioning person and develop a healthy personality। कि उनका कहना था कि अगर कोई बच्चा है जिसको बिना किसी कंडीशंस के एक्सेप्ट करा है उसके पेरेंट्स की ये एक्सेप्टेंस नहीं कि हमारा बच्चा जो है इस तरीके से काम करेगा तभी हम इससे प्यार करेंगे या फिर भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, मतलब ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है उनकी। विदाउट एनी कंडीशन जब पेरेंट्स जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो जो लव है वो उन्हें अलाउ करता है कि उनकी फुल डेवलपमेंट हो सके, वो फुली फंक्शनिंग कर सकें, वो एक फुल डेवलप पर्सन बन सके, एक हेल्दी पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो सके। टू फेमस बुक्स ऑफ रोजर्स आर ऑन बिकमिंग अ पर्सन एंड पर्सन टू पर्सन। ये 2 बुक्स इन्होंने लिखी थी। द थ्योरी फोकसेज ऑन दी पर्सन एंड देयर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सेल्फ। ये जो थ्योरी इसका मेन फोकस क्या था कि मेन फोकस ऑन दी पर्सन के ऊपर मेन फोकस करना एंड देयर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, और उनकी अपनी पर्सनल क्या अंडरस्टैंडिंग है उस पर फोकस करना, अपने आप को लेकर के कि कोई इंसान वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है खुद की, उसके ऊपर इनका मेन फोकस था। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस एंड एम्पैथी आर 3 हॉलमार्क्स ऑफ द पर्सन। किसी भी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, किसी भी पर्सन का जो मेन जो हॉलमार्क है, मतलब उसकी जेन्युइननेस, उसका पॉजिटिव रिगार्ड, उसकी एम्पैथी का मतलब होता है कि जब हम किसी और की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के जब उसका दुख फील करते हैं, वो होती है एम्पैथी। ये 3 हॉलमार्क्स हैं ऑफ द पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के, डेवलप्ड बाय रोजर्स ने एक पर्सन सेंटर्ड थेरेपी डेवलप करी थी और उसमें 3 मेन हॉलमार्क्स थे, पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइन रहना और एम्पैथी। ऑल्सो टर्म्ड एज द सेल्फ थ्योरी, इसे सेल्फ थ्योरी भी कहा जाता है। इट फोकसेज ऑन द पर्सन, ये पर्सन पे फोकस करती है, देयर एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स, दस फॉलोइंग अ फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। और ये फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है। द सेल्फ और सेल्फ कंसेप्ट, जो ये सेल्फ है और सेल्फ कंसेप्ट है, इज द सेंट्रल टीनेंट ऑफ रोजर्स थ्योरी। ये रोजर्स थ्योरी की सबसे मेन जो सेंटर वो यही था कि सेल्फ या फिर सेल्फ कंसेप्ट। ही डिफाइंस सेल्फ एज द ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट, कंसेप्चुअल जेस्ट और composed of perceptions of the characteristics of the I or me and the perception of the relationship I or me in interaction with the various aspects of life। तो इसमें मेन क्या है कि सेल्फ को इन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट अप्रोच है, ठीक है, परसेप्शन है हमारा हम लोगों को लेकर के और खुद को उससे कंपेयर करके कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी चीज़ है ना। तो जब हम दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, हमारे आसपास के लोग उसको किस तरीके से अपने आप पे लेकर के परसीव कर रहे हैं, वो डिफाइन करते हैं, वो है सेल्फ। दस द सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद द अदर्स। तो जो सेल्फ है वो किस तरीके से डेवलप होता है कि ये मेरा घर है, कि मेरी फैमिली है। जब हम दूसरे लोगों से, दूसरी चीज़ों से जब हम कनेक्शन बनाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब एक सेल्फ बन करके आता है, तब जो है सेल्फ डेवलप होता है। And the consequent social evolutions influence the development of the self concept and to a great extent। और जितना ज़्यादा हम सोशली इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन जितनी ज़्यादा हम करते हैं, जितनी ज़्यादा हम ग्रोथ करते हैं, वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इस सेल्फ कंसेप्ट को कि ये मेरा घर है, ये मैं हूँ, मतलब ये मैं हूँ, ये मैं जो है ना, ये है सेल्फ। जितना ज़्यादा हम ग्रोथ करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम सोसाइटी में सोशल इवेल्युएशन करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ये जो सेल्फ का कंसेप्ट है ये डेवलप होता रहेगा एक ग्रेट एक्सटेंट तक। तो ये कहना था किसका? रोजर्स का। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। रोजर्स टॉक अबाउट पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ द रियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ एंड द एक्सटेंट टू विच देयर इज कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द टू। तो जो रोजर्स थे वो उन्होंने एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करा है, उसके बारे में बात करी इन टर्म्स ऑफ रियल सेल्फ। जो रियल सेल्फ है, जो आइडियल सेल्फ है, उसके संदर्भ में। रियल सेल्फ रेफर्स टू, अब ये रियल सेल्फ क्या है? टू द एक्चुअल you at present and what you can become by self actualization। रियल सेल्फ क्या है कि आप एक्चुअल में क्या हो प्रेजेंट के टाइम पर, और फ्यूचर में आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो क्या है, कि आपका जो मेन एम है, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आपका मेन गोल क्या है लाइफ में, आपका रोल क्या है इस लाइफ में, उसको प्राप्त करना, वो है रियल सेल्फ।
द आइडियल सेल्फ रेफर्स टू, आइडियल सेल्फ क्या है, टू हु यू वुड लाइक टू बी आइडियली, क्या आप किसकी तरह बनना चाहते हो। इट रिफ्लेक्ट्स दी सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस। अब इससे हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पता चलता है कि आप क्या सोचते हो कि सोसाइटी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। एंड डिमांड्स ऑफ व्हाट यू शुड बी, कि आपको किस तरीके से होना चाहिए, कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, कि आपको कैसा बनना चाहिए। एक बड़ा इंसान बनना चाहिए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि सोसाइटी यही सोचती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी सोच पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से लोगों को परसीव करा है। कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द टू वुड मेक फॉर अ हेल्दी पर्सनैलिटी। जब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में, वो डिटरमाइन करता है एक हेल्दी पर्सनैलिटी। हाउएवर सिंस परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस, ये जो परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस है इन दोनों सेल्फ के बीच में, मे नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। द रिलेटिव डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा तालमेल बिठाना इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट है। एज अ बॉय, इफ़ यू हैव डेवलप्ड द सेल्फ कंसेप्ट दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, यू विल फेस डिफ़िकल्टी इन सिचुएशंस वेयर यू मे फील लाइक क्राइंग। जैसे कि अगर आपके मन में ये चीज़ बैठा दी गई है, लोगों ने बैठा दी है कि अगर आप एक लड़के हो तो आप रो नहीं सकते, ठीक है, जो कि मोस्टली होता ही है। इफ़ यू हैव डेवलप्ड द सेल्फ कंसेप्ट, आपने अपना कंसेप्ट इसलिए बनाया है, ऐसा बनाया है आपके अंदर कि आप एक लड़के हो और आप लड़के हो तो आप रो नहीं सकते, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि फ्यूचर में जब ऐसी सिचुएशंस आएगी, जब आपको फील करेगा कि आपको रोना है, लेकिन आप क्या प्रेजेंट करोगे सबके सामने कि नहीं, मैं तो रो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, इस वजह से मैं रो नहीं सकता, चाहे मुझे कितना बुरा फील हो रहा है, बट मैं रो नहीं सकता। एग्जाम्पल, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ योर पेरेंट, इफ़ देर इज़ अ ग्रेटर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन आवर सेल्फ, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे मोस्टली बॉयज़ के लिए यही होता है कि उनको दूसरों को संभालना है, इसलिए वो नहीं रो सकते। तो उस सिचुएशन पर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनको तो पूरा मन होता है कि उनको रोना है, लेकिन उनको दुनिया को दिखाना होता है कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं रो नहीं सकता। इफ़ देर इज़ ग्रेटर डिस्क्रिपेंसी between ourselves and our experiences, it leads to maladjustment and eventually may even lead to personality disorganization and mental illness। और ऐसी जो सिचुएशंस होती है ना, जब हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो तो अलग है, और जो हमारा सेल्फ है वो अलग है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हम फेस कर रहे हैं वो अलग है। जैसे कि यहाँ पर सेल्फ क्या था कि मैं लड़का हूँ, मैं रो नहीं सकता, और एक्सपीरियंस क्या कर रहा है वो कि उसको रोना आ रहा है। लेकिन अगर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो लड़के होते हैं वो रोते ही नहीं, उन्हें दुख नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में तो उन्हें दुख हो रहा है ना, उनका एक्सपीरियंस तो उनको दुख फील करा रहा है, उनको ये चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है। मतलब कि लड़कों को भी दुख होता है, लेकिन लोग उसे मानते नहीं हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, सेल्फ यानी कि लड़के रो नहीं सकते, और जो एक्सपीरियंस है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उससे बुरा फील हो रहा है, उसका मन है रोने का, ये दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। और अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, तो वहाँ पर क्या होगा, मेंटल इलनेस होगी, मैल एडजस्टमेंट होगा, दुख होगा, आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस के चांसेस हैं। तो ये थी रोजर्स की थियरी। उन्होंने इस तरीके से सेल्फ को एक्सप्लेन करा, और किस तरीके से हमारी जो सेल्फ है, जो सेल्फ कंसेप्ट है, जो रियल सेल्फ और जो आइडियल सेल्फ है, उन दोनों में क्या किस तरीके से कॉन्ग्रुएंस बनाना होता है, और अगर नहीं कॉन्ग्रुएंस हुआ, नहीं उन दोनों के बीच में तालमेल बैठा, तो हमें मेंटल इलनेस किस तरीके से हो सकती है, ये उन्होंने एक्सप्लेन करा है। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो आपके किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनकी भी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।